अब तक आपने सुना कि इजलास में तुलसी और ख़याली का मामला लंच के बाद लगा था। अतः वे चाय की दुकान पर टाइम काटने पहुंच गए थे। यहाँ जब इजलास का अर्दली भी उनके अंदर खाने की टोह लेने की गरज से दुकान पर पहुंचा तो इन दोनों ने अपनी बातों से उसके ही दिमाग की बत्ती गुल कर दी थी। बेचारा अपना सा मुंह लेकर इजलास में लौट गया। लंच टाइम में इन दोनों ने ज़ोरदार भजन कार्यक्रम करके इनाम के पैसे अंटी किए और लंच टाइम ख़त्म होते ही इजलास की ओर चल दिए। इससे आगे लंच के बाद इनके केस ने क्या मोड़ लिया, इसे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड 21। शीर्षक है मारण मंतर। कमरा नंबर 3 के सामने पहुंचकर तुलसी और ख़याली चौंके, क्योंकि यहाँ अर्दली बावर्दी दुरुस्त खड़ा था। उन्होंने उसे दुआ सलाम की तो उसने ख़याली के सामने हाथ जोड़ दिए और मूक भाषा में आँखों से अपनी विनय दोहराई कि वे उसके बाल बच्चों का ख्याल करके ही कुछ बोलें। ख़याली ने भी हाथ उठाकर उसे अभयदान दिया। इसके बाद अर्दली अंदर गया और फिर बाहर निकलकर केस नंबर 313 की पुकार लगाने लगा। आज उसने अपनी पुकार में उनके नामों के आगे श्री लगा दिया था। इसे सुनकर दोनों श्रीमानों की आंखें चमकने लगी। आज उन्होंने अर्दली को पूरी तरह से चित कर दिया था। ख़याली और तुलसी जब इजलास में घुसे तो जज साहब और कोर्ट साहब की नज़रें दरवाजे पर ही टिकी थीं। अर्दली ने पहले ही जज साहब को सारी बातें बताकर कह दिया था कि सरकार, जब तक किसी जलजले में इमारत नहीं गिरेगी तब तक ये मुकदमा चलता रहेगा। कहाँ तो वह जज साहब की चिंता दूर करने की बात कह रहा था, किंतु आज उसकी बात सुनकर जज साहब की भी हिम्मत टूटने लगी थी। कोर्ट साहब तो पहले से ही धराशायी थे। इंसाफ के मंदिर की लाज अब जज साहब के हाथों में थी। पुकार के बाद ख़याली और तुलसी फरीकैन वाले कोने में जाकर खड़े हो गए। कोर्ट साहब तो उन्हें देखते ही अपना माथा सहलाने लगे थे। अतः आज जज साहब को ही शुरुआत करनी थी। वे कोई कमज़ोर कदम नहीं उठाना चाहते थे। अर्दली ने उन्हें झूठों के मुंह में लाल सरिया घुसेड़ने वाले प्रसंग को सेंसर करके उनके साथ में हुआ शेष सारा संवाद यथावत सुना दिया था। जज साहब जानते थे कि इन दोनों की व्यवहारिक बुद्धि उच्च कोटि की थी। उन्होंने ख़याली को कटघरे में आने का संकेत किया। ख़याली जानते थे कि कटघरे में आते ही बंदा सबके फोकस में आ जाता है। अतः उन्होंने गले की साफ़ी ठीक करने के बाद अपने कंधे उचकाकर कुर्ते की बाहें भी बराबर की, फिर गला खकार कर गुटक लिया। उनकी इस बेजा हरकत से अदालत घिना गई। ख़याली कटघरे में पहुँचे तो जज साहब ने अर्दली को इशारा किया। अर्दली ने कोर्ट साहब के सामने गीता पेश कर दी। कोर्ट साहब मजबूरन उठे और गीता लेकर ख़याली के पास आकर बोले, यह गीता है, इस पर हाथ रखकर बोलो कि जो भी कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। अर्दली के हिसाब से तो ख़याली बीच गंगा में खड़े होकर भी झूठ बोल सकता था, लेकिन वह चुप रहा। कोर्ट साहब की बात सुनकर ख़याली बोले, साहब सच बोलने वाली बात तक तो ठीक है, लेकिन जब अगला कुछ अंट पंट बोलेगा तो भगवान ने जुबान तो हमें भी दी है, फिर तो सच के अलावा भी बहुत कुछ बोलना पड़ेगा। कोर्ट साहब ने मजबूर नज़रों से जज साहब की तरफ देखा, जो साफ बयान कर रही थी कि वे इस फरीक को इससे ज़्यादा कसम नहीं खिला सकते हैं। जज साहब ने भी इज्जत का ख्याल करके ख़याली की आधी कसम को मान लिया। जज साहब ने एक पर्चे पे कुछ सवाल लिख रखे थे। उन्होंने ये पर्चा कोर्ट साहब को देकर संकेत किया कि वे ख़याली से इनके जवाब पूछें। कोर्ट साहब ने पूछना शुरू किया, ख़याली, तुम पर तुलसी ने आखिरी बार कब जानलेवा हमला किया था? ख़याली बोले, आखिरी बार का क्या मतलब? ये तो ज्ञानी गुणी मानुस हैं।
24 घंटे इनके मुंह में हमारे मारण के मंत्र चलते रहते हैं। वो तो देवी मैया की हम पर छाया है सो बचे हैं, नहीं तो कब के निपट चुके होते। ये तो मूठ भी चलाते हैं। ख्याली के जवाब ने एक नया ही चैप्टर खोल दिया, जिसके हिसाब से उन्हें 24 घंटे अपनी जान का 100% खतरा था। इजलास में सभी की आंखें विस्मय से फैल गईं। वे सब तुलसी को ऐसे देखने लगे मानो किसी काले जादूगर को देख रहे हों, जो किसी भी वक्त अपनी जेब से मूठ निकालकर दुश्मन पर चला सकता था। जज साहब मारण मंत्र का अर्थ तो थोड़ा थोड़ा समझ गए, लेकिन मूठ उनके सिर के ऊपर से निकल गई। उन्होंने ख्याली पर जिज्ञासु दृष्टि डाली। कोर्ट साहब ने इजलास की इच्छा जानकर कहा, ख्याली, ये मूठ के बारे में जरा इजलास को खुलासा करके बताओ। ख्याली बोले, अगर हमें मूठ का खुलासा ही मालूम होता तो हम इसे अपने दुश्मन पर नहीं अब तक चला दिए होते। हमें तो बस इतना पता है कि सिंदूर से सजी मूठ जब 8 छेद वाली मटकी में बैठकर सुई छिदे नींबू, कीलें और दीपक की रोशनी लिए रात 12 बजे हवा में उड़ती हुई बैरी के सिर पर आकर टक्कर मारती है, तो बैरी की आत्मा तत्काल कपाल से होकर बाहर निकल जाती है और उसका राम नाम सत्य हो जाता है। ख्याली के मुंह से मूठ के इस रहस्यमयी और जानलेवा वृतांत को सुनकर मजमे के साथ साथ कोर्ट साहब के भी रोएं खड़े हो गए। वे भली भांति जानते थे कि इस मुकदमे के दौरान उन्होंने भी फरीकैन से अपनी खोपड़ी पर मूठ खाने लायक दुश्मनी तो मोल ले ही ली थी। उन्होंने तुलसी पर कातर दृष्टि डाली, क्योंकि ख्याली ने उन्हें ही इस जादू टोने का माहिर बताया था। तुलसी खुद ख्याली के बयान से अचंभित थे। ख्याली ने एक ही झटके में उन्हें इलाके का महामांत्रिक घोषित कर दिया था। अर्दली भी भीतर ही भीतर सहम गया। उससे रहा नहीं गया तो वह घबराहट में बोल पड़ा, ख्याली, सब बातें सच सच बोलना, क्योंकि अभी अभी तुमने गीता पर हाथ रखकर कसम खाई है। ख्याली बोले, ये तो कोर्ट साहब बोले थे कि ये गीता है, सो हमने गीता मान ली। अगर ये कहते कि ये महाभारत है तो हम इसे महाभारत मान लेते। हमने कौन सा इसका कपड़ा खोल करके देखा है कि इसके अंदर गीता है या तुम्हारी किस्सा तोता मैना। ख्याली ने एक बहुत बड़ा सवाल उठा दिया था। इजलास में आज तक किसी ने भी नहीं देखा था कि कपड़े के अंदर कौन सी किताब लिपटी है। इसके कपड़े के ऊपर लगी कागज की चिप्पी पर गीता लिखा था, अतः यह सबके लिए गीता थी। ये बरसों से इसी हालत में फरीकैन को स्पर्श कराई जा रही थी। जज साहब ने भी इसे भरी अदालत अनावृत कराने का रिस्क नहीं लिया, क्योंकि ख्याली के कथनानुसार यदि इसमें किस्सा तोता मैना निकल आता तो इजलास में आज तक ली गई सारी कस्में झूठी पड़ जाती। ख्याली के कथन से जज साहब इतना जरूर समझ गए कि कम से कम इस फरीक पर तो आज कसम का कोई असर नहीं पड़ा है। ये मौका पाते ही पटाख से झूठ बोलेगा, अतः वे पहले से ज़्यादा चौकन्ने होकर बैठ गए। कोर्ट साहब ने दूसरा प्रश्न पढ़ा, ख्याली राम, सुना गया है कि तुम दोनों के परिवारों का एक दूसरे के घर आना जाना है, क्या ये बात सच है? ख्याली बोले, इसमें सच झूठ की क्या बात है? दुश्मनी तो तुलसी से है, इसमें इसके घर वालों का क्या लेना देना? ख्याली ने बड़ी सफाई से दुश्मनी कायम रखते हुए उनके सवाल की तथ्यात्मक पुष्टि कर दी। कोर्ट साहब की मंशा तो उन दोनों की दोस्ती साबित करने की थी, लेकिन ख्याली ने इसे पूरा नहीं होने दिया। जज साहब को भी बात ठीक लगी, क्योंकि एक ही घर में देवरानी जिठानी भी तो आपस में लड़ती रहती हैं, लेकिन उनके पति खूब प्रेम से रहते हैं। यहाँ मुखिया लड़ते थे, लेकिन उनके परिवारों में दोस्ती थी। कोर्ट साहब ने अगला सवाल पढ़ा, ख्याली, अगर कोई तुम्हारे सामने तुलसी पे हमला करे तो तुम क्या करोगे? ख्याली बोले, क्या करेंगे कि क्या मतलब? अरे हम उसका वहीं मुंह तोड़ देंगे। अब तुलसी हमसे दुश्मनी करके सारे गांव के लतखोर थोड़े ही बन गए हैं कि जिसका भी मन करे वही ने लतिया के चल दे और हम मिट्टी के माधो बने देखते रहें।
ये हमारे दुश्मन होने के साथ साथ हमारे पड़ोसी भी तो हैं। आखिर हमारी भी तो कोई इज्जत है। ख्याली ने पुनः उनके सवाल की धार से अपनी रंजिश को साफ बचा लिया था। जज साहब बड़े गौर से ख्याली की बातें सुन रहे थे। कोर्ट साहब ने आखिरी सवाल पढ़ा। ख्याली, अगर तुम्हारे और तुलसी के बीच चल रहा मुकदमा, जिसके मुताबिक तुम दोनों को एक दूसरे से अपने कत्ल का पूरा अंदेशा है, यदि ख़त्म कर दिया जाए तो क्या तुम्हें एतराज़ है? ख्याली बोले, हम तो सोते जागते गांधी जी को ही याद करते हैं। भला हमें क्या एतराज़ होगा, परंतु इसके बाद अगर किसी का कत्ल हो गया तो फिर आप और जज साहब जानना। ख्याली ने सारी जिम्मेदारी इजलास पर थोप दी थी। कोर्ट साहब और जज साहब उन्हें पूर्णायु की गारंटी कैसे दे सकते थे? अगर उनमें से किसी की अकाल मौत भी हो जाती तो दूसरा उसकी मौत का बदला लेने के लिए मूठ तो उन्हीं के सिर पर चलाता। ख्याली ने ऐसा समा बांध दिया था कि जब तक ये मुकदमा चल रहा है तभी तक फरीकैन की सांसें चलने की गारंटी है। इधर मुकदमा रुका और उधर किसी फरीक का राम नाम सत्य हुआ। ख्याली के हिस्से के सवाल खत्म हो गए थे, अतः जज साहब ने उसे कटघरे से जाने और तुलसी को कटघरे में आने का इशारा किया। उनके हुक्म की तामील हुई और अगले पल तुलसी कटघरे में गीता नामक ग्रंथ पर हाथ रखे नजर आए। जज साहब ने दोनों के लिए एक जैसे सवाल रखे थे। कसम खिलाकर कोर्ट साहब तुलसी से बोले, तुलसी राम, अभी अभी तुम्हारी मौजूदगी में फरीक ख्याली राम से इजलास ने जो सवाल पूछे थे उनके जवाबों के बारे में तुम्हें कुछ कहना है? तुलसी बोले, इसमें कहने सुनने की क्या बात है। आसपास के 25-50 गांवों में ख्याली से ज़्यादा गुणी कोई दूसरा नहीं मिलेगा। अब दुश्मनी हो जाने से दुश्मन के गुण थोड़े ना ख़त्म हो जाते हैं। उसने बात कायदे की बोली है। अब मारण मंत्र की तो बात ऐसी है कि जब प्राणी का कलेजा फूकेगा तो वो दुश्मन को आशीर्वाद तो देने से रहा, वह तो जब भी बोलेगा आग ही उगलेगा। अब आप भी तो अदालत में हमेशा हमारे खिलाफ खड़े होते हो, लेकिन हमने आप पर तो आज तक मूठ नहीं चलाई ना। कभी मन ही मन गरिया दिया हो तो यह अलग बात है। हम धर्म युद्ध लड़ते हैं, ये तो आमने सामने की लड़ाई है। धर्म की बात तो हम इजलास में भी छाती ठोंक कर बोलते हैं। उत्साह में वे अपनी छाती ठोंकने ही वाले थे कि कोर्ट साहब ने तर्जनी हिलाकर उन्हें रोक दिया। तुलसी ने भी अपना उठा हुआ हाथ धीरे धीरे नीचे कर लिया। कोर्ट साहब ने तुलसी से भी सवाल किया, तुम्हारे और ख्याली के बीच चल रहा मुकदमा यदि निपटा दिया जाए तो क्या तुम्हें कोई एतराज़ है? तुलसी बोले, इसमें इतराज की कौन सी बात है? हम ही कौन सा हाथ में तलवार लेके पैदा हुए थे? हमने तो आज तक इस पर हाथ भी नहीं उठाया है। हमारी न मानो तो ख्याली से ही पूछ लो। इसके पहले कि ख्याली को कुछ बोलने को कहा जाता, ख्याली खुद ही बोल पड़े। इन्हें हाथ उठाने की क्या ज़रूरत है? ये तो अपने बैरी को मुंह से मारते हैं। सब लोग तुलसी का मुंह देखने लगे, मानो वह कोई घातक मशीन गन हो। तंत्र मंत्र के बारे में जज साहब को भी फंडा साफ नहीं था, अतः वे अनिश्चय की स्थिति में थे। उनके लिए विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या किसी की जिह्वा भी किसी मुकदमे में आला कत्ल हो सकती है? कोई किसी को दांतों से काटकर उसके प्राण निकाल दे, ये तो हो सकता है, लेकिन कोई बिना हड्डी की जुबान से किसी को मार दे, ये बात उनकी समझ से बाहर थी। बहस के दौरान आज कई नए खुलासे हुए थे। जज साहब अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे थे। उन्होंने मिसिल से भी जाना था कि ये फरीकैन सिर्फ मुंह से लड़ते थे। आज तक इनकी चोटों को भी एक दूसरे के द्वारा कारित होना नहीं पाया गया था। आज अदालत में एक नई ही बात सामने आई थी
कि तुलसी मुंह के अंदर ही अंदर जुबान हिलाकर भी ख्याली को निपटा सकते थे। मुकदमा जाब्ता फौजदारी का था, अतः अब इसे सिर्फ विवेक से ही निपटाया जा सकता था। जज साहब ने मुकदमे में 3 दिन बाद की तारीख लगा दी। मुकदमे को फिलहाल 3 दिन का प्राणदान मिल गया। फरीकैन के चेहरे पर मुस्कान खिल गई, लेकिन इजलास आज कुछ परेशान दिख रही थी। अदालत से बाहर निकलते समय आज कोर्ट साहब ने भी तुलसी को नमस्ते की। शायद उनके मन में भी तुलसी की मूठ का डर बैठ गया था।